छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वीडियो श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में मई और जून 2023 का करंट अफेयर का यह वीडियो एक साथ होने वाला है। किसी कारणवश मई का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो के तहत 2 महीने के करंट अफेयर एक साथ कवर होने वाले हैं, मई जून 2023। करंट अफेयर के संबंध में जो भी एडिशनल जानकारी होगी वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी करंट अफेयर के साथ आपको हम इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई, पहले मई महीने का फिर जून महीने का देखेंगे। हमारे द्वारा संचालित ऑनलाइन कोर्स की थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। सर्व प्रचलित आपका एक कोर्स है सुघर छत्तीसगढ़ सीरीज, जिसमें छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हम कवर कराते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। जो लाइव अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी है हमारे एप्लीकेशन में, आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन। कितने बार भी वीडियो को आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल के रूप में PDF दिया जाएगा। मात्र 699 में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ नया बैच आपको शुरू किया गया है, जिसके लिए जल्दी से रजिस्टर आप हमारे आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूरी तरीके से 3-4 ऑथेंटिक जो सोर्स हम मानते हैं उसकी पूरी जानकारी मिलाकर आपको प्रस्तुत करते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे द्वारा सभी विषय को लेकर समन्वित संयुक्त सीरीज चलाया जाता है, जिसमें हम भारत सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के साथ CSET मतलब मैथ्स और रीजनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये CGPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से एप्रोप्रिएट होगा 2023-24, मतलब नेक्स्ट आपका जो भी सेशन का एग्जाम होगा उसके लिए। तो ये भी आपका कोर्स शुरू हो चुका है। इसकी फीस रखी गई है 2199 रुपये 1 साल के लिए। सभी विषय दिए जा रहे हैं, CGGS, इंडियन GS, CSET, ठीक है। 700 लगभग प्लस 700 प्लस ऑनलाइन क्लासेस इसमें आपको मिलेंगे। स्टडी मटेरियल के रूप में PDF आपको दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस लिखा है वो विषय के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे भारत के सामान्य अध्ययन की बात करूँ तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, ठीक है। तो ये सारे भारतीय सामान्य अध्ययन के विषय जो है, जो दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछे जाते हैं, वो आपका कवर होगा। तो ये समन्वित सीरीज डेडिकेटली CGPSC एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। वीकली आंसर राइटिंग सेशन भी इसमें हमने करने की योजना बनाई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 2199 रुपये में इसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डेडिकेटली व्यापम की तैयारी करना चाह रहा है, सिर्फ व्यापम को फोकस करते हुए, तो उसके लिए भी हमने स्पेशल बैच अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिला, जो है CGPSC व्यापम स्पेशल बैच, ठीक है। कोई भी सा आगामी एग्जाम हो उसके हिसाब से ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए, व्यापम के एग्जाम में एक समरूपता होती है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर आपका GS, CGGS, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और किसी एग्जाम के हिसाब से जो उसका एडिशनल सेक्शन होता है वो भी इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, मात्र 1199 रुपये में, ठीक है। 1199 रुपये में वैलिडिटी फिर से वही 1 साल की होने वाली है। PDF के रूप में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 3 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि लाइव क्लास है तो इसमें कुछ छूट गया, वैसा कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो जो जितने भी हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को केवल मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स चाहिए तो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर भी इंडिविजुअल कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम हर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ्स कवर कराएंगे, ठीक है, हर एग्जाम के अनुरूप। चाहे कोई भी सा CGPSC हो, व्यापम हो, या कोई भी नेशनल लेवल का रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम हो, उसके हिसाब से ये मैथ्स रीजनिंग का कोर्स है। लाइव होगा, जो लाइव नहीं देख पाएंगे रिकॉर्डेड, और जो लाइव देख भी पाएंगे उनके लिए भी रिकॉर्डेड है कितनी भी बार, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है। इंडिविजुअल कोर्स के साथ साथ हम कंबाइंड कोर्स भी देते हैं, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से। तो ये हो गया हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी। इसके अलावा भी कई सारे हमारे इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, आप आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मई महीने का करंट अफेयर। लीजिए, खनिज राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात कर लेते हैं। मई में ये आंकड़े जारी हुए हैं। देखिए, खनिजों से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड अर्निंग हुई है, ठीक है। खनिज राजस्व प्राप्ति हुई है 12,941 करोड़, मतलब अभी तक का ये रिकॉर्ड है खनिज राजस्व के दृष्टि से। इतना ज्यादा कलेक्शन खनिज की दृष्टि से, मतलब ये रिकॉर्ड है अपने आप में। खनिज राजस्व ये ध्यान रखेंगे 12,941 करोड़ रुपए मिला है खनिज से। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो 636 करोड़ रुपए अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, खनिज राजस्व का। अब कौन से खनिज से कितना राजस्व हुआ है उसे भी एक बार देख लेना चाहिए। जैसे अगर मेन बात करें तो शुरू के 2 ही हैं, अगर डेटा वाइज देखें तो लौ अयस्क जो है सर्वाधिक, इससे राजस्व की प्राप्ति हुई है
607 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर में जो सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई जिस खनिज से, वो है कोयला, 3,336, 3,336, याद करना इजी है। बाकी तीसरे नंबर पे चूना पत्थर और चौथे नंबर पे बॉक्साइट है, जिससे राज्य सरकार को खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, वो है चूना पत्थर बॉक्साइट। ये करोड़ रुपए में नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा, केवल लोहा और आप क्या कर लीजिए, कोयला का ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक किस खनिज से छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व की प्राप्ति हुई, तो लौह अयस्क का ध्यान में, या फिर ऑर्डर जमाने भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ देगा, उसके लिए आंसर है। इसके अलावा सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति वाले जिले कौन कौन से, मतलब कहां से खनिज राजस्व सबसे ज्यादा मिला है, तो ध्यान रहे सबसे पहले नंबर पे है दंतेवाड़ा। देखो जब पहले नंबर पे लौह अयस्क है जिससे सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है, तो लौह अयस्क कहां से होगा, एनएमडीसी, एनएमडीसी कहां है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। लौह अयस्क में पहले मामले में पहले नंबर पे आपका लौह खनिज राजस्व, और वो जो जिला उससे संबंधित है वो दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा से सबसे अधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, तकरीबन 6,419 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरे नंबर में कोरबा से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, और तीसरे नंबर पे रायगढ़, आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू के 1 2 3, चौथा भी आप देख लीजिए, बालोद, चौथा नंबर पे आएगा बालोद, 760 करोड़। वैसे तो यहां पर ये जो प्रत्येक जिले के लिए इतने राजस्व, इतने करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति लिखा है, वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछ देगा कहां सबसे ज्यादा हुआ है, या फिर ऑर्डर जमाने पूछ देगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लिए। तो इतना आप ध्यान में रख सकते हो, ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके लिए शुरू के 2 डेटा ध्यान में रख लेना, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, आइए नेक्स्ट, बाघ गणना रिपोर्ट। तो भैया बाघ गणना रिपोर्ट प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया इस बार, तो छत्तीसगढ़ में उसकी रैंकिंग भी हम देखेंगे, तो देख लीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए। कहां पर कितना आपका बाघ मिलेगा, कौन से टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, वो सब इसमें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो, क्यों इतना इन्फ्लुएंस किया गया बाघ की संख्या को गणना करने के लिए, क्यों इतना ज्यादा भारत जो है इस पे फोकस कर रहा है, प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं। देखिए एक अलायंस है जिसको बोल रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट मतलब, बिग कैट के अंतर्गत वही सब आते हैं, आपके टाइगर आते हैं, लॉयन आते हैं, ठीक है, चीता आते हैं, लेपर्ड आते हैं, तो ये सब बिग कैट के अंतर्गत आते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का उद्घाटन करते हुए भारत में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया है, इसका उद्घाटन किया है, और साथ में बाघ गणना करवाई है, ठीक। तो वर्तमान में यहाँ पर अब देखेंगे बाघों की संख्या भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में है 3,167, ठीक। बाघों की संख्या में वृद्धि कब से कब तक, वर्ष 2018 से 2022 तक अगर कैलकुलेट करें तो 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। 2018 से 2022 तक बाघों की संख्या में वृद्धि 200, अब वर्तमान में 3,167, ये डेटा ध्यान में रखते चले। प्रतिशत में देखा जाए तो 200 ये जो वृद्धि है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, पिछले वर्ष बोलने का मतलब है कि 2018 है ना, ये 6.7% हो रही है, क्लियर। तो प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है, 19। लेकिन एक चीज देखो ये जो 19 है 2018 के आंकड़े के अनुसार है, छत्तीसगढ़ में अभी नए आंकड़े जारी नहीं हुए हैं बाघ के संदर्भ में, ठीक है, बाघ के संदर्भ में ऑफिशियली जारी नहीं हुए हैं। तो ये जो 19 दिख रहा है छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या, ये 2018 के ही हिसाब से है। भारत में गणना हो चुकी है, बाघ गणना हो चुकी है 2022 तक, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी जो डेटा चल रहा है 2018 का है, जिसमें 19 बाघ पाए गए थे छत्तीसगढ़ में, क्लियर है। तो ये पुराना डेटा है, छत्तीसगढ़ में ऑफिशियली अभी बाघ की गणना नहीं हुई है। 2014 में छत्तीसगढ़ में कितने थे, जो प्रीवियस 2018 के पहले हुआ था छत्तीसगढ़ में, 2014 में 46 टाइगर थे, 46, ठीक है। चलो, बाघों की गणना में भारत के 20 राज्यों के वन्य आवासों को शामिल किया गया। 20 राज्य के जो टाइगर जो आपके बोल सकते हैं हैबिटेट्स थे, उनको शामिल किया गया है, वन आवास को शामिल किया गया जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, 20 राज्यों के, ये आपको ध्यान रखना है, 20 राज्य इसमें शामिल थे, 20 राज्यों के वन आवास को देखा गया जहां पर टाइगर मिलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये उसके संबंध में एडिशनल आपकी जानकारी है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। कितने टोटल फुट सर्वे किलोमीटर में हुए, कितने मैन डेज टोटल दिया, कितने कैमरे काउंट थे, ठीक है, नंबर ऑफ हैबिटेट। तो मतलब ये डेटा अगर चाहे तो नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। तो मिनिमम पॉपुलेशन एस्टिमेट टाइगर का ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 3,167। अभी देखो मिनिमम पॉपुलेशन एस्टिमेट क्यों लिखा है, एस्टिमेट क्यों लिखा है भैया, देखो कैमरा की मदद से क्या है कि देखते हैं कहां पर बाघ कितने, तो कहीं पर से कोई गुजर रहा है, डबल काउंटिंग भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कैमरे में कोई बाघ ना आया हो, तो इसी कारण लिखा है एस्टिमेट, एक आकलन, इतने बाघ हैं, कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं,
बात समझ में? एक्यूरेट कैसे पता चलेगा ना, एक एक टाइगर को पकड़ के तो लाइन से खड़ा करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सर्वाधिक बाघ, अब देखो कौन से राज्य में कितने बाघ हैं, है ना। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य पहले नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, 526 बाघ सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बाघ है कर्नाटक राज्य में 524। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में है 442 बाघ। देखिए छत्तीसगढ़ में है मात्र 19, मतलब 19 पाए गए थे 2018 में। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ आपको मिलेंगे। अब ये IBCA क्या है, जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला बिग कैट के अंतर्गत वो सारे आएंगे, बाघ आएगा, शेर आएगा, तेंदुआ आएगा, चीता आएगा, ठीक है। वैसे तो चीता को बाहर से लाया गया, जगुआर आएगा, प्यूमा आएगा, ये सारे बिग कैट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए ये संस्था शुरू की गई थी, उसको लेके ये संस्था शुरू की गई थी। इसके सदस्य देशों में 97 देश शामिल, ठीक है, 97 देश शामिल। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे, लगे हाथ। टाइगर रिजर्व की भी रैंकिंग हुई है। देखो देश भर के कितने टाइगर रिजर्व है देश भर में, 51। उसकी रैंकिंग जारी की गई है, जिसके रैंकिंग के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर, ये 4 कैटेगरी में 51 टाइगर रिजर्व को बांटा गया। अब इसमें छत्तीसगढ़ को देखना है। छत्तीसगढ़ के जो आपके 3 टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से 3 टाइगर रिजर्व है भाई? छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है। एक अचानकमार टाइगर रिजर्व अमरकट्टम मुंगेली वाले क्षेत्र में, उदंती सीता नदी मिलाकर 2 अलग अलग अभ्यारण्य जरूर है, लेकिन मिलाकर आपका एक टाइगर रिजर्व कहलाएगा। तीसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अचानकमार को रैंकिंग मिली है 39वें नंबर पे। अंक चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन रैंकिंग यहां महत्वपूर्ण है, अंक उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उदंती सीता नदी का रैंकिंग है 48वां और इंद्रावती टाइगर रिजर्व की रैंकिंग है 50वीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे ये आपकी तीसरी श्रेणी गुड़ में आएगी, कौन सी? अचानकमार। वहीं बाकी जो 2 हैं आपके, सीता नदी उदंती 1 और इंद्रावती, इन दोनों को आपका फेयर मिला है, फेयर, जो आखिरी रैंकिंग है, ठीक है, आखिरी रैंकिंग है। क्लियर है? इसमें छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल हुए, ठीक है भाई। तो एक को गुड़ मिला है ना, और बाकी 2 को फेयर मिला है, मतलब तीसरी और चौथी रैंकिंग मिली है छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व। इसके बारे में पूरा ये आपका लिफलेट आप देख सकते हो। 50 साल के ये शुरू हुए हो गया, 1973 से शुरू किया गया था। देखिए सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, यहाँ पर पता चल रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला टाइगर रिजर्व 1973। तो एडिशनल जानकारी यहाँ पर से ले लीजिए, ठीक है क्या? कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है टाइगर रिजर्व? तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका टाइगर रिजर्व फैला है। क्लियर है क्या? हो गया। बाकी सिर्फ कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व है उसकी भी जानकारी ये आपको दे रहा है। क्लियर है क्या? उसकी भी जानकारी आपको दे रहा है, देख लीजिए। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड दिया गया, किनको दिया गया देख लीजिए। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 ये मिला है छत्तीसगढ़ के राजा राम त्रिपाठी को। ये है कोंडा गांव के। किसके संस्थापक है? अब उनके बारे में डिटेल देख लीजिए। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म संस्थापक और संचालक है, ये इनकी फोटो है, देख लीजिए। इनको किस बोल सकते हैं विकास के लिए ये सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया गया? तो देखिए इन्होंने ना काली मिर्च की एक नई प्रजाति का विकास किया है और एक तकनीक खोजी है जिसमें वो कर रहे हैं ATBP मॉडल। इसमें हो क्या रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन टिक है, AT मतलब ऑस्ट्रेलियन टिक वुड जानते हैं, ठीक है, उसके पेड़ों पर काली मिर्च की लताएं चढ़ाकर उन्होंने 1 एकड़ जमीन से लगभग 50 एकड़ तक का उत्पादन किया। 1 एकड़ हिस्से में 50 एकड़ जमीन जितना उत्पादन किया है काली मिर्च का, टीक वुड में, ऑस्ट्रेलियन टीक वुड में किसकी लताएं चढ़ाकर? काली मिर्च की लताएं चढ़ाकर। तो इस वजह से उनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। क्लियर एकदम? 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड लेने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के इकलौते किसान है, इकलौते किसान है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, नाम राजाराम त्रिपाठी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, किसके लिए है ये भी आप ध्यान रखें, ओके। चलो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के संबंध में जारी किया गया। न्याय तक पहुंच
प्रदान करने की उनकी क्षमता के अनुसार राज्यों को ये दिया गया, कितने इजीली न्याय तक, जस्टिस तक पहुंचा जा सकता है, उसके हिसाब से उस राज्य की रैंकिंग तय की गई। तो उसको लेके ये जस्टिस रिपोर्ट है। अलग अलग भारतीय राज्यों को रैंक ये करती है, जैसे मैंने बताया। इसका जारीकर्ता कौन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी संस्था मिलकर इसको जारी करती है। मेन है टाटा ट्रस्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखें आप, क्लियर। तो जारीकर्ता पढ़ सकते हैं, टाटा ट्रस्ट मेन है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है इन सबके सहयोग से, ठीक है। चलो, इसका संस्करण था तीसरे नंबर की ये आपकी रिपोर्ट थी, ठीक है। पहला जो रिपोर्ट आया था जस्टिस रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया था। रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया जाता है कि किसी राज्य में ये जो 4 स्तंभ हैं न्याय के, ये कितने दुरुस्त हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, जेल व्यवस्था, न्यायपालिका, कानूनी सहायता। यहां जस्टिस मतलब केवल न्याय, मतलब केवल न्यायपालिका की यहां पर आकलन नहीं किया गया। यहां पर 4 स्तंभ जो न्याय के हैं, पुलिस भी शामिल होता है उसमें, जेल भी शामिल होता है, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। तो ये 4 आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। छत्तीसगढ़ का स्थान देखिए, छत्तीसगढ़ का स्थान है 9वां और अंक मिला है छत्तीसगढ़ को 5.2। क्लियर, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कितनी, 9वीं। सर पहले नंबर पे कौन है, आइए इसका लिफलेट देखते हैं। ये पहले नंबर पे इसका बैनर, मतलब ये इसका बैनर है जस्टिस रिपोर्ट का ओवरऑल रैंकिंग, जिसमें पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा है क्या, कर्नाटक, ठीक है, 6.38 अंक के साथ, ठीक। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो 1, 2, 3 के साथ भी छत्तीसगढ़ का 9वां ध्यान में रख लेना, बस इतना पर्याप्त है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना दक्षिण भारत के राज्य। तो सबसे अच्छा मतलब जस्टिस मतलब प्रोवाइड करवाने में कर्नाटक आगे, क्लियर एकदम, ठीक है। अभी एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, टोटल इंडिकेटर्स 102 हैं, ये भी ध्यान रखो भाई। टोटल इंडिकेटर्स पैमाने कितने, 102। वो तो हमने 4 स्तंभ देखे कि इनके आधार पर इनका आकलन किया गया, लेकिन इनके पैमाने क्या थे, 102 पैमाने थे, आपको याद नहीं करना है वो, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। खुदाई के दौरान हजारों साल पुराना हनुमान जी का गदा और शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। भैया कहां से, देख लो, जितने भी अवशेष वगैरह मिलते हैं इसको ध्यान में रखना होता है हमको। ये है अमदंडा गांव, बलरामपुर जिला में, बलरामपुर जिला में, ठीक है। देखो कहां पर, बलरामपुर जिले के अमदंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में, ठीक है। तो इससे एक जानकारी और मिल रही है कि बलरामपुर के अमदंडा गांव के पास चंडी माता धाम है। ये भी फैक्ट पूछ देता है, सीधा एक मंदिर का नाम लेके स्टैटिक में पूछ देता है कि बताइए कौन से जिले में है। तो ये सब आपको एडिशनल जीके के तौर पर जानकारी भी दे रहे हैं साथ में। प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, कालक्रम, ये लगभग माना जा रहा है 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का है ये, ठीक है। बलरामपुर मतलब ये 12वीं से 14वीं शताब्दी, मतलब किसका शासन छत्तीसगढ़ में, अगर आप देखें कलचुरियों का, करेक्ट है क्या नहीं। आगे अगर बात करें तो बलरामपुर जिले के डीपाडीह, बाबा बच्छराज कुंवर धाम और अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के मिलते रहे, समय समय पर मिलते रहे। डीपाडीह तो जानते हो बलरामपुर में है, एक महेशपुर आप जानते हो, ऊपर की तरफ से कमेंट करके बताइए महेशपुर कहां पर है, ठीक है क्या भाई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ। यंग साइंटिस्ट नाम से क्लियर हो रहा है, तो यंग साइंटिस्ट छत्तीसगढ़ के जो भी हैं उनको लेके पुरस्कृत भी किया गया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ, किसी भी प्रकार से प्रश्न होगा। इसका संस्करण था 18वां, आयोजन हुआ 3 से 4 मई, 2 दिवसीय आयोजन था। कहां पर, रायपुर में ऑडिटोरियम है एनआईटी के सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, ठीक है। 19 चिन्हित विषयों पर युवा वैज्ञानिकों को चिन्हित किया गया और अवार्ड दिया गया, ठीक। पुरस्कार 21,000 रुपए पुरस्कार राशि, साथ में प्रमाण पत्र देकर इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। युवा वैज्ञानिक को किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय में शोध कार्य के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे इनके साथ साथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, कहां पर आयोजित हुआ डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, छत्तीसगढ़ आंसर होगा। वैसे तो नाम में ही छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस, वैसे छत्तीसगढ़ नहीं पूछेगा कि इसके संबंध में क्या, कितने विषयों पर क्या पुरस्कार राशि दी गई थी, कब से कब आयोजित हुआ, ये मेन तो छत्तीसगढ़ ही है, इंडिया लेवल का नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो छत्तीसगढ़ में ही हुआ, ऑब्वियस ही बात। चलिए नेक्स्ट, श्रेष्ठ योजना, अगला। भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली केंद्र प्रवर्तित योजना है ये, उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु है ये। किसके लिए है, कौन जारी करता है, ये भी देखो। भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में, ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये योजना है। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए है ये, क्लियर। अब श्रेष्ठ अगर लिखेंगे तो श्रेष्ठ का पूरा फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ये है श्रेष्ठा, करेक्ट, ये श्रेष्ठा, इसका पूरा फुल फॉर्म है।
चाहे तो याद कर ले, बाकी काफ़ी लंबा है, देख ले। बाकी पूछेगा किस चीज़ किसके लिए है, तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्र द्वारा चलाई गई योजना है। कौन इसको जारी कर रहा है वो भी क्लियर है। योजना के अंतर्गत क्या होगा, अनुसूचित जाति के 10 बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से, ठीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ष कक्षा 9वीं 11वीं में प्रवेश दिलाया जाएगा, जो कक्षा 12वीं तक अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है क्या, क्लियर है? मतलब देखो, किसी कारणवश से अगर किसी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्कूल छूट चुकी है और उस ग्रेड के वो बोल सकते हैं पात्र है, जैसे 9वीं और 11वीं में जाने लायक, उस अनुरूप 9वीं और 11वीं में प्रवेश दिलवाया जाएगा ताकि वो 12वीं तक की कक्षा मतलब अपनी पूरी कर सके, अध्ययन पूरी कर सके। किस लिए, रीजन भी क्लियर। श्रेष्ठ योजना क्या है, नेक्स्ट, क्योंकि देखो ये नाम से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा आपको कि श्रेष्ठ योजना किस लिए चलाई जा रही है या किसके लिए, ठीक, या छत्तीसगढ़ राज्य की केंद्र, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के 3 शहीद जवानों को सर्वोच्च बलिदान के लिए मिला कीर्ति चक्र, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है कीर्ति चक्र, ठीक। कौन कौन है ये 3 शहीद, आप जैसे नाम देख पा रहे हैं, फोटो भी देख पा रहे हैं। शहीद श्री दीपक भारद्वाज मालखरौद जांजगीर चांपा के हैं ये, शहीद श्री सोढ़ी नारायण पुनूर बीजापुर के, और शहीद श्री श्रवण कश्यप बनिया बस्तर के हैं ये, ठीक है। नक्सल ऑपरेशन में ये अपनी सेवा देते हुए इन्होंने साहस और का परिचय दिया और इनका बलिदान, उनके लिए ये सब इनको कीर्ति चक्र दिया जा रहा है, ठीक है। तो तीनों शहीदों के, वीर शहीदों के ये फोटोज हैं और उनके नाम ये आप ध्यान रखेंगे, तो इनको कीर्ति चक्र दिया गया इनके बलिदान के लिए, साहस और बलिदान के लिए। आगे देखो, कांगेर घाटी में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संकटग्रस्त जंगली भेड़िया की वापसी हुई। इसके पहले ये पाए जाते थे, फिर बाद में ये लगा कि विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनकी फिर से वापसी हो गई। तो ये जंगली भेड़िया आप देख पा रहे हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। देखो, जंगली भेड़ियों की ट्रैप कैमरा से तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें 3 के झुंड में भेड़िया विचरण करते नजर आए हैं। वुल्फ भेड़िया, ठीक है, एक होता है फॉक्स जिसको बोलते हैं लोमड़ी, ये है वुल्फ भेड़िया, ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर 3 के झुंड में मिले हैं ये देखो, एक यहाँ पर है, 2, 3, बड़ी बात है। पहले पाए जाते थे लेकिन विलुप्त हो गए थे इस एरिया से, लेकिन फिर से वापसी हुई, ऐसा बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में लगातार चल रहे वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के फलस्वरूप बोल सकते हैं कि ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, मतलब वन विभाग जो भी है, क्लियर। चलिए, जो भी संकटग्रस्त प्रजाति, जैसे देखो संकटग्रस्त प्रजाति में बाघ को भी रखा गया, बहुत सारे ऐसे जो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, उसको रखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। तो ये 3 दिखे, ठीक है, तो उसी के तहत है ये सब जिसमें बताया गया, क्लियर। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियन, मल्लखंब क्या होता है इसके पहले के वीडियो सीरीज में सब कुछ बताया गया, इसके बारे में भी हम जानते हैं। युवा खेल हम जानते हैं, करेक्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक हम जानते हैं, करेक्ट है ना। तो देखो, विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, भूटान में। आयोजन हुआ था 9 मई से 12 मई। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों का नाम ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना है संतोष शोरी राष्ट्रीय बालक टीम से, दूसरा संताय पोटाई राष्ट्रीय बालिका टीम से, और राष्ट्रीय बालिका टीम से एक और जयंती कचलाम। तीनों के फोटो आप देख रहे हैं। तो भूटान में आयोजित द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप में अबुझमाड़ के ये 3 खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला इनको तीनों को, ठीक है, तीनों को गोल्ड मेडल मिला है मल्लखंब में। अबुझमाड़ क्षेत्र के हैं ये, क्षेत्र भी क्लियर, नाम भी क्लियर, बालक वर्ग बालिका वर्ग क्लियर। बालक है संतोष शोरी, 2 बालिका संताय और जयंती का नाम आपको ध्यान रखना है। ये फोटो क्लियर है क्या। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ माफ करो, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव भैया पहली बार आयोजन हुआ रामलीला मैदान रायगढ़ छत्तीसगढ़ में 1 से 3 जून, है ना, 1 से 3 जून। विशेष, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ। अरण्य कांड, रामायण के अरण्य कांड पर ये केंद्रित था, ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है वो। केलो आरती साथ में और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी इस दौरान हुआ। बात कर रहे रायगढ़ की, क्लियर। तो नदी है केलो नदी, केलो आरती, नदी की आरती, करेक्ट। देश के विभिन्न राज्यों से और विदेशी कलाकार भी शामिल हुए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्या क्या कौन कौन शामिल हुआ। देखो, 2 अन्य देश शामिल हुआ, कंबोडिया और इंडोनेशिया। 2 अलग देश जो है वो शामिल हुए, कौन कौन से, कंबोडिया और इंडोनेशिया। 13 राज्य इसमें शामिल हुए और टोटल 17 दल थे, और कलाकार कितने थे, 375। इंपॉर्टेंट, हर एक चीज ध्यान रखें, क्लियर है।
स्टेटमेंट के तौर पे पूछ देगा। और पहली बार आयोजन हो रहा है, ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, तो इससे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोकस करना इधर, ठीक है। शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया गया। इन सभी देशों, राज्यों, दलों और इतने कलाकार को मिलाकर जो मानस मंडली मतलब जो रामायण का पाठ गायन वगैरह करते हैं उनको पुरस्कृत किया गया। करेक्ट। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए का था जो मिला कर्नाटक को। दूसरे नंबर पे पुरस्कार मिला 3 लाख रुपए असम को। तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए का था, मिला झारखंड को। क्लियर है। तो इसमें भी रैंकिंग आप ध्यान रख लें, किसको कितनी राशि दी गई और पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है। नेक्स्ट, तो ये रामायण महोत्सव का पूरा आपका बैनर है। 1 से 3 जून रामलीला मैदान रायगढ़ में आयोजन इसका हुआ। इंडोनेशिया में राम कथा को क्या बोलते हैं ये देख लीजिए, ककनिन, ठीक है, या काकाविन रामायण। कहां पर बोल रहे हैं? इंडोनेशिया में। और कंबोडिया में रामायण को रिमकर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भैया यहां पर भी ना रामायण की कथा का प्रचलन है ना, इंडोनेशिया और कंबोडिया में। चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट, ये पूरा आयोजन का आप आयोजन स्थल के तौर पे देख सकते हैं फोटो। आगे बढ़ते हैं, आइए। एक और बैनर, ये सब आयोजन जो हुए रामायण महोत्सव में आप देख सकते हैं, काफी एक बोल सकते हैं बड़े स्तर पे आयोजन हुआ था इसका। नेक्स्ट, जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 ट्राइबल ओरल ट्रेडिशनल फेस्टिवल 2023 छत्तीसगढ़। आइए इसका ये बैनर भी देख लो, बैनर भी देखना जरूरी है क्योंकि दिमाग में छप जाती चीज। 25 से 27 मई आयोजन हुआ। कहां आयोजन हुआ? ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर, आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से ये हुआ है। किसके सहयोग से? केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, ठीक है। कौन शामिल था देख लीजिए। उद्देश्य क्या था? आदिवासी जीवन से संबंधित जो भी वाचिक परंपरा है उसके संरक्षण, संवर्धन, उनके अभिलेखीकरण के उद्देश्य से ये आपका आयोजन किया गया। विशेष जनजाति वाचिक परंपरा के संरक्षण एवं अभिलेखीकरण में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को मदद मिलेगी और 9 विधाओं का किया जाएगा वाचन, ठीक है। 9 विधाओं का वाचन किया जाएगा। वाचिक परंपरा मतलब जो भी चीजें, देखो क्या है कि ओरल ट्रेडिशन मतलब जो भी चीजें गा के बोल के करते हैं ना, जो भी परंपरा है उसका संरक्षण किया जाएगा। जो उनके आदिवासियों के अलग अपनी परंपरा के अनुसार जो भी बोली है, जो भी वो ओरल ट्रेडिशन है उसको बोल रहे हैं वाचिक परंपरा, ठीक है। उसका संरक्षण किया जा रहा है यहां पर, ये बात ध्यान रखिए, वाचिक उत्सव। नेक्स्ट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया माउस डियर। इंपॉर्टेंट है ये, तो न्यूज में भी रहा, न्यूज़पेपर में भी आया था। माउस डियर एक हिरण की प्रजाति है जो काफी छोटी होती है, इसका नाम दिया गया माउस डियर, ठीक है। तो ये कहाँ मिला? आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर से कांगेर राष्ट्रीय उद्यान का देखो आपने एक वहां पर देख लिया भेड़ियों का झुंड 3, और यहाँ पर माउस डियर भी मिला भैया। तो नई नई चीजें मिली कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है क्या? भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में माउस डियर विश्व में सबसे छोटा हिरण के समूह में से एक है। इसके पहले बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में भी माउस डियर देखा जा चुका है। आगे बढ़ जाए, सब कैमरा लगा के रखते हैं भैया फॉरेस्ट वगैरह में भी, है ना। याशी जैन का नाम तो आप इसके पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। याशी जैन जो है, ये फोटो उनका दिख रहा है। उपलब्धि क्या हासिल की? पहले तो ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ निवासी है, पर्वतारोही है। ये माउंट एवरेस्ट फतह किया इन्होंने। इसके पहले भी बहुत सारे जो है पीक इन्होंने फतेह किए, अभी माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र ये जो थी पर्वतारोही थी। याशी जैन छत्तीसगढ़ की पहली बिटिया है जिन्होंने 3 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का परचम वहां पर फहराया। बेटी बचाओ, तिरंगा के साथ बेटी बचाओ का परचम फहराया, ठीक है। इससे पहले अफ्रीका और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को भी याशी जैन मतलब वहां पर भी ध्वज लहरा चुकी है और उसको फतह कर चुकी है। और ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो सीरीज में बताया था इनके बारे में, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2022-23 देख लीजिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के वार्षिक स्कोर कार्ड के आंकड़े जारी किए गए हैं। जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अभियान इसके अंतर्गत बच्चों, किशोर, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं को IAF, ये IAF क्या है? आई से होगा आयरन, आई से होगा आयरन, आयरन ऐसा लिखते हैं ना, आई से आयरन, F से फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, FA फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराना है इन सभी वर्गों को। बच्चों को जरूरी होता है आयरन फॉलिक एसिड, जैसे खून की कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, तो उसके लिए ये सब आयरन और फॉलिक एसिड के
दवाई दी जाती है, बच्चों को सिरप दिया जाएगा, किशोरों को टैबलेट दिया जाएगा, गर्भवती महिला जो होती है उनको ज़रूरी होता है, रिकमेंडेड होता है ये फॉलिक एसिड और क्या बोलते हैं आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं, ठीक है ना। शिशुवती महिलाएं मतलब जिनका नया मतलब बच्चा जन्म हुआ है उनको भी महिलाओं को ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट उपलब्ध कराने के हिसाब से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, स्कोर कि कौन सा राज्य कितने एक्टिवली ये सब प्रोवाइड करवा रहा है इन सभी वर्गों को अपने राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है तीसरे नंबर पे ये सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाने में छत्तीसगढ़ रहा है तीसरे नंबर पे। सभी समूहों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में आईएएफ सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर रहा है 83.6%, मतलब जितने भी ये पॉपुलेशन है 100% ओवरऑल उसमें 83.6% को ये सप्लीमेंट छत्तीसगढ़ प्रोवाइड करवा चुका है। तो इस हिसाब से इनकी रैंकिंग हो जाती है छत्तीसगढ़ की तीसरी। छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2021-22 में ये 8वें स्थान पर था, तो इंप्रूव करके काफी अच्छा स्कोर रहा छत्तीसगढ़ का इस बार। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु, मतलब पहले नंबर पे तेलंगाना और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई आईएएफ क्या है, ये आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कोई राज्य करवा रहा है उन सभी वर्गों को, तो उसके हिसाब से की ये रैंकिंग है। नेक्स्ट, दिव्यांगता जनगणना 2022-23, दिव्यांगता जनगणना 2022-23, प्रदेश में दिव्यांगों की जनसंख्या, मतलब देखो जनगणना दिव्यांगों की गई, तो छत्तीसगढ़ में पाया गया दिव्यांगों की संख्या है 7.7 लाख, ठीक है। सबसे अधिक दिव्यांग जो पाए गए जांजगीर चांपा में, ठीक है। सबसे कम दिव्यांग जो है वो नारायणपुर में, सबसे कम, सबसे अधिक सबसे कम, क्लियर। शहरी इलाकों में दिव्यांग कितने हैं, ग्रामीण इलाकों में दिव्यांग कितने हैं, ये देख लो। शहरी इलाकों में दिव्यांग जो है 16.2% और 100 में से माइनस करके जो बचेगा 83.8%, वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग है प्रतिशत हिसाब से, ठीक। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जहां 21 प्रकार की दिव्यांगता पर दिव्यांगों की गणना की गई। कितने प्रकार की दिव्यांगता, 21 प्रकार की दिव्यांगता पर छत्तीसगढ़ ने ये दिव्यांगों की जनगणना की है। इसके पहले 2011 में दिव्यांगों की जनगणना हुई थी और उसमें मात्र 7 प्रकार के दिव्यांगता को कंसिडर करके जनगणना की गई थी। यहाँ पर 21 प्रकार की दिव्यांगता को फोकस किया गया है, क्लियर। आगे बढ़ जाए फ्रेंड्स, हर एक बातें देखो फैक्ट है तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, फैक्ट है, जो चीज़ें समझाने की वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट है तो थोड़ा जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, नाम परिवर्तन हुआ है इसका, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना इसका नाम हो चुका है। योजना के अंतर्गत हृदय शल्य क्रिया वो सब ये देख लें, ये सब चीज़ इसमें जो बीमारियां हैं ये सब चीज़ का इलाज करवाया जाएगा। अनुदान राज्य सरकार की तरफ से 20,000 रुपए तक का प्रदान किया जाएगा इन सभी चीज़ के लिए, इन सभी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, करेक्ट। ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, बट बाकी एग्जाम के हिसाब से ये जरूरी नहीं है। नाम परिवर्तन ये जरूरी है, कितनी राशि दी जा रही है ये जरूरी है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, तो जो भी निर्माण श्रमिक है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं वो श्रमिक की बात करें, उन लेबर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आवास निर्माण के लिए 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, एक मुश्त, ठीक है, घर बनवाने के लिए 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना, कुछ समय पहले मैंने वीडियो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेकर योजना वगैरह बताई थी, उसमें ये सब कवर किया गया था, लेकिन चूंकि मई महीने से संबंधित है, नई चीजें हैं, तो आप इसे फिर से देख लीजिए। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना पर मृत्यु अगर हो जाती है तो देय सहायता राशि होगी 1 लाख, नहीं पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर डायरेक्ट 5 लाख रुपए कर दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मृत्यु हो जाने पर कार्यस्थल पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा, 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया। स्थायी दिव्यांगता मतलब कंप्लीटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, मतलब परमानेंट हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, तो वो 50,000 से बढ़ाकर अब उनको दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए, तो ये बढ़ी हुई राशि आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। अपंजीकृत अगर श्रमिक है, देखो इनको रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अगर किसी श्रमिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपंजीकृत अगर कोई श्रमिक है और कार्यस्थल पर उनकी दुर्घटना पर मृत्यु हो जाती है, तो उनको फिर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो अपंजीकृत है उनको बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे, उनको भी दे रहे हैं, तो पंजीकृत है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट। मूर्तिकला गांव, तो देखो भैया ये सब बताने का मतलब क्या होता है, देखो आप करंट अफेयर क्यों पढ़ते हैं, इन सब सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ज़रूरी होती है जानना। और साथ ही साथ एज अ हमको सिटीज़न भी जानकारी इस बात की रखनी चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे राज्य में, क्या योजना चलाई जा रही है, किसको क्या बेनिफिट हो सकता है, इस बात की जानकारी रखेंगे तो आसपास के लोगों को आप जागरूक भी कर पाएंगे और उनको फ़ायदा भी पहुंचा पाएंगे। तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ साथ बाकी भी जो नागरिक हैं राज्य के, देश के, उनको इन सब बातों से अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। मूर्तिकला गाँव, मूर्तिकला गाँव किसको बोल रहे हैं भैया, सिरसा खुर्द गांव दुर्ग जिले के अंतर्गत इसको मूर्तिकला गांव बोल रहे हैं।
सिरसा खुर्द गांव को अब मूर्तिकला गांव के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ की महिलाएं गोबर से मूर्तियां तैयार कर रही हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही सराहा जा रहा है, तो इसी कारण बोल रहे हैं मूर्तिकला गांव। किसको? सिरसा खुर्द, दुर्ग जिला। क्लियर? तो ये फोटो है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए फ्रेंड्स, आइए देखो वीडियो को, फिर वही है 2-3 बार आप देख के रिवीजन कर सकते हो। मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, वीडियो की लाइन ज्यादा ना बढ़े बोल के। अब देखो मई महीने के संबंध में कुछ अन्य फैक्ट, ठीक है, मई महीने के संबंध में कुछ अन्य फैक्ट। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हरेली से प्रारंभ हो गए। जिस डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके अगले दिन हरेली, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 जुलाई, 17 जुलाई को हरेली, ठीक है। तो ये आप हरेली से आपके छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल की फिर से शुरुआत हो रही है, और इसके संबंध में फिर से आपका डेटा जारी होगा, जो नेक्स्ट आने वाले आगामी महीने के करंट अफेयर में पढ़ेंगे। इस महीने मई और जून के करंट अफेयर आने में देरी हो गई, अगले महीने से हम कोशिश करेंगे जल्दी करंट अफेयर लेकर आए। राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा पूजा विकास योजना 2006 यथा संशोधित 2022 में घोटुल के स्थान पर गोटुल शब्द सभी स्थानों पर प्रतिस्थापित किए गए। देखो हम देखें युवा गृह के तौर पे जनजातियों के, खासकर मुड़िया जनजाति नीचे दक्षिण बस्तर में, तो घोटुल बोला करते थे हम, घोटुल। अब घोटुल को मॉडिफाई करके कर दिया गया, संशोधित करके कर दिया गया गोटुल। अब गोटुल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गोटुल बोला जाएगा सभी स्थानों पर। तो प्रतिस्थापित किया गया, नाम किया गया चेंज, गोटुल। करेक्ट। अगला, ये सब मिसलेनियस पॉइंट्स है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6 वर्तमान में प्रचलित थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 8%, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना में पहले 9% तक का ब्याज दिया जाता था, कम करके ये हो गया था 7.6। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे वर्तमान में पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट अभी पीक पे चल रहा है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल भारत में। तो चूंकि एफडी फिक्स डिपॉजिट जो रहता है उसके भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो ये सब योजनाओं में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, है ना। डायरेक्ट एफडी में डालना शुरू कर दिए थे लोग सुकन्या समृद्धि को छोड़कर, क्योंकि ब्याज दर कम हो गई थी। लेकिन फिर से वही सरकार ने सोचा कि भैया सुकन्या समृद्धि में ब्याज दर बढ़ा के 8% कर देना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट एंटरटेनमेंट टीवी चैनल सुपर टीवी जारी किया गया, छत्तीसगढ़ का प्रॉपर सुपर टीवी, ध्यान रखें। कोल मंत्रालय 5 स्टार रेटिंग का कोल खदान घोषित किया गया, बंगवार भूमिगत खदान कोरबा को, ठीक है। आगे नेक्स्ट, वन मितान जागृति कार्यक्रम वन विभाग द्वारा वन पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुरू किया गया। दुर्ग मंडल वन मंडल में वन पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 700 से अधिक छात्र छात्राओं का भ्रमण करवाया गया वहां, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव नियुक्त किए गए श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ठीक है। क्या? राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव हैं, ये सचिव है, अध्यक्ष नहीं बोल रहे। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कहलाया महासमुंद, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला महासमुंद। जिले में 13,84,770 बैंक खाते, सभी कम से कम एक डिजिटल सेवा से जुड़े ही हुए हैं। डिजिटल सेवा बैंक खातों को लेकर क्या होगा? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना। तो इस हिसाब से कम एक डिजिटल सेवा से जुड़े हुए हैं 13,34,770 बैंक खाते जो हैं। तो इस तरीके से इस कैटेगरी के हिसाब से महासमुंद पहला डिजिटल जिला छत्तीसगढ़ का घोषित किया गया। करेक्ट, मतलब इस पैमाने के आधार पर। ओके, चलिए, तो ये हो जाता है मई महीने का करंट अफेयर पूरा। अब हम शुरू करते हैं जून महीने का करंट अफेयर, ठीक है दोस्तों, जून 2023। आइए नेक्स्ट, जून महीने का करंट अफेयर ये रहा आपके सामने। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के मामले में बनाया विश्व रिकॉर्ड। पर्यावरण संरक्षण 3 नए विश्व रिकॉर्ड बने। कब बने भैया? 1 जून 2023, पहले ही दिन। मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल EIACP की ये अभिनव पहल है। इसका फुल फॉर्म आप देख लें अगर जरूरत हो, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर जिले के के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और राज्य के लिए इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक अपने नाम किया है। तो भैया ये बोला ना, 3 विश्व रिकॉर्ड इस बुक में। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता है गिनीज के बाद बहुत ही प्रमुख है। उसके बाद इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया। रायपुर जिले में एक दिन में सबसे अधिक शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड टूटा। 1,75,209 शपथ एक साथ मंडल ने
करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पूरे राज्य में अगर बात करें, देखो रायपुर में इतने, पूरे राज्य में बात किया जाए तो अगर 12,38,116 से अधिक लोगों ने शपथ लेकर इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में मंडल ने अपना नाम दर्ज किया। किसके मंडल की बात कर रहे हैं भैया? पर्यावरण संरक्षण मंडल की बात कर रहे हैं ना। क्लियर है? ठीक, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मतलब पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ ले रहे हैं इतने सारे लोग एक साथ। तो 3 आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में नाम दर्ज कराकर। क्लियर है? आगे बढ़े तो ध्यान में रख लें इतनी बातें। तो ये देख लो, ये इसका एक पिक्चर सामने आया जब रिकॉर्ड मतलब शपथ ले रहे हैं एक साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। 3 जून 2023 को छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित, छत्तीसगढ़ नहीं, संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को ही लेकर देखो लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए दिया गया है और 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य, 2 अंतर्राष्ट्रीय देश, ये आपने देखा, द्वारा प्रस्तुति से ये रिकॉर्ड बना, छत्तीसगढ़ को मिला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में ये सब हुआ। सबसे ज्यादा कलाकार और सबसे देर तक चलने वाले अरण्य कांड पर कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जैसा हमने देखा, जिला प्रशासन सहित संस्कृति विभाग को भी मोस्ट स्टेट आर्टिस्ट फॉर्मिंग का पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, तो ये रामायण महोत्सव ऑलरेडी देखा, तो उसको लेकर पुरस्कृत किया गया, रिकॉर्ड बना और छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार ये मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गेवरा बनेगी एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान। गेवरा किधर है? कोरबा, ठीक है ना। कौन सा खनिज? कोयला, ठीक है भाई। तो देखो नाम से, गेवरा कोल माइंस कोरबा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेवरा से कोयला खनन 50 मिलियन टन। तो भैया बनेगी ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान। यहां पर 50 मिलियन टन कोयला खनन किया गया लगभग। देश में किसी भी खदान से अब तक का सबसे बड़ा खनन है ये, कोयला खनन। चालू वित्तीय वर्ष में गेवरा से अगर बात करें, कोयला खनन का लक्ष्य रखा गया था 52.5 मिलियन टन। ठीक है, प्रस्ताव, गेवरा खदान से सालाना 70 मिलियन टन का कोयला खनन के लिए प्रस्ताव रखा गया है अभी तो। ठीक है, अचीव किया है इतना, टारगेट रखा गया था इतना, और भविष्य में टारगेट रखा गया है 70 मिलियन टन। ठीक, उत्पादन की दृष्टि से इंडोनेशिया की जो संगट्टा ओपन कास्ट खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है अभी फिलहाल। वर्ष 2021 में यहां से 51.4 मिलियन टन कोयला खनन किया गया था। तो देखो अभी लक्ष्य 52.5 अगर अचीव हो जाता है तो इससे ज्यादा है। तो ये जो इंडोनेशिया का बता रहे वो खदान, उससे बड़ा बन जाएगा ये गेवरा। ठीक है, तो मतलब लगभग प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही मंजूरी मिल जाती है, अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ती है, जैसे वन विभाग से भी मंजूरी चाहिए होती है, पर्यावरण विभाग से लेनी पड़ती है, तो वो मंजूरी मिलने के बाद ये बन जाएगा एशिया का सबसे बड़ा खदान। ठीक है, माइन। नेक्स्ट, डॉक्टर तुमचो द्वार, बस्तर वाले क्षेत्र में। डॉक्टर तुमचो द्वार का मतलब है डॉक्टर आपके घर पे होंगे। ठीक है, ऐसे जो सुदूर एरिया है जहां पर बोल सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह की उतनी फैसिलिटी नहीं है, जैसे दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर में, तो वहां पर एक कॉल के माध्यम से डॉक्टर जो है खुद घर पर आएंगे। उसको लेकर जो योजना या कार्यक्रम शुरुआत की गई है उसका नाम है डॉक्टर तुमचो द्वार। शुभारंभ 6 जून 2023, कहां? केशकाल विकास खंड के ग्राम बेड़मा में आयोजित कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर तुमचो द्वार का शुभारंभ किया। किनके लिए? पहुंच विहीन ग्रामों के लिए। मैंने जैसे बोला कि भैया ऐसा सुदूर गांव जहां पर ना तो हॉस्पिटल फैसिलिटी है और वहां से हॉस्पिटल जाने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो यातायात भी वहाँ पर प्रभावित होता है। किसी के पास यातायात है नहीं है, पहुँचना है डॉक्टर के पास अगर इमरजेंसी में तो कैसे करेंगे? तो खुद वो जाए अस्पताल ढूंढने। बेटर है अगर उनको कॉल के माध्यम से पता चल जाए तो डॉक्टर खुद आ जाए, हॉस्पिटल फैसिलिटी खुद आ जाए। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, पायलट प्रोजेक्ट किसको बोलते? देखो छत्तीसगढ़ या पूरे देश में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के उदाहरण लेते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव। अब मान लेते हैं इस योजना का शुरुआत करना है तो किसी एक स्थान से करेंगे ना, मतलब क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनाएंगे।
किसी एक जगह पे पहले फोकस करके उसको चलाएंगे, उसको सक्सेसफुल बनाएंगे और फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाएंगे। इसको बोला जाता है पायलट प्रोजेक्ट। इसको बोला जाता है पायलट प्रोजेक्ट। देखो ये हर जगह यूज होता है। किसी भी योजना की शुभारंभ जो है जनरली पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जाती है। पायलटिंग बोलते हैं इसको। पहले किसी एक छोटे क्षेत्र से शुरू करके उसको धीरे धीरे बड़ा करना, इसको बोलते हैं पायलटिंग। करेक्ट। तो ये कोई अलग योजना नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कोई अलग योजना नहीं है। पायलटिंग मतलब छोटे क्षेत्र से शुरू करते हो उसका दायरा बढ़ाना। तो ये छोटे क्षेत्र पे जो पहले केंद्रित किया गया है उसको बोलते हैं पायलटिंग। क्लियर है। तो अंतर्गत बड़े राजपुर और फरसगांव विकास खंडों के पहुंच विहीन ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। या तो डॉक्टर भी आ जाएंगे या फिर मेडिसिन वगैरह आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। तो ये है डॉक्टर तुमचो द्वार। क्लियर। कहां पर? जिला बोले तो कोंडागांव, अगर बोले तहसील या विकासखंड तो बड़े राजपुर फरसगांव कोंडागांव। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ये शुभारंभ करते दिख रहे हैं आपके माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना चलाई गई। युवा उद्यमी को लेकर शुभारंभ 12 जून। यहां पर देखो अब लिखा है जल मितान। युवा उद्यमी तो लिखा है लेकिन जल मितान, जल मितान क्या करने वाले हैं? जल मितान मतलब जल के संबंध में ऐसे बोल सकते हैं युवा जो अलग अलग क्षेत्रों में जल को लेकर ट्रेनिंग देंगे। पहले खुद ट्रेन होंगे, वैसे तो पहले खुद ट्रेनिंग उनको मिलेगी, फिर जल के संवर्धन, जल के भंडारण मतलब स्टोरेज को लेकर अलग अलग जगह जागरूकता पैदा करेंगे। साथ ही साथ अगर कहीं पर जल को लेकर, जैसे मान लेते घर पे कहीं पर फिटिंग वगैरह करनी है, नल फिटिंग करनी हो, या फिर मान लेते किसी के घर वाटर फिल्टर लगाना हो, गांव वाले क्षेत्र में, शहर में तो ऐसा फैसिलिटी ऑन कॉल उपलब्ध होती है सर्विस सेंटर के माध्यम से। करेक्ट। लेकिन गांव वाले क्षेत्र में कैसे होगा ये सब? किसी को फिल्टर लगाना है तो ढूंढ रहे, किसी को पता ही नहीं है फिल्टर लगाना, और ऐसे गांव की बात करें जो बहुत छोटे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका शुरू किया गया जल मितान युवा उद्यमी। तो उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि जल के संबंध में वो जागरूक तो करेंगे लोगों को, साथ ही साथ जहां नल फिटिंग वगैरह करनी है, वाटर फिल्टर मतलब RO UV वगैरह लगाना है, उन सब के लिए ट्रेन रहे। बात समझ में आई? तो उसको लेकर ये योजना है। खत्म बात। यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखो देखो, ग्रामीण युवाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल पाइप फिटिंग, वही सब, RO फिटिंग, RO UV फिल्टर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पंप वगैरह लगाना हो, सोलर पैनल फिटिंग करनी हो, रिपेयरिंग करनी हो, पंप ऑपरेटर, तो ये सब को लेकर पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे ताकि वो गांव में ये सब कर सके। ठीक है। संचालन कौन कर रहा है? जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से, अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ, इसकी सहायता से ये किया जा रहा है। युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा पहले। क्लियर। ग्रामीण अंचलों में संचालन स्थानीय रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी। क्लियर है। बढ़े आगे। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण पहले दिया जाएगा। तो भैया देखो, पहले प्रशिक्षण दिएंगे युवाओं को, फिर युवा जाके ये सब गांव में, ग्रामीण अंचलों में ये सब काम संभालेंगे अपना। करेक्ट है क्या? आगे बढ़ जाए। सब कुछ क्लियर? मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त 90 जल मितान और युवा उद्यमी को 15,000 रुपए का टूल किट भी प्रदान किया गया निःशुल्क। ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पर, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण, संधारण मतलब होता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, संधारण मतलब मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें जल मितान युवा उद्यमी जल दीदी के रूप में योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब वही चीज़ है जो अभी हमने देखा, और कुछ खास बात लिखी नहीं हुई है। बस ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का ऐसा देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो है। नेक्स्ट, तो ये देख लो आप, फोटो है उसका, जो 90 जल मितानों को दिया गया ना निःशुल्क टूल किट, वो है। तो इनको बोलेंगे जल दीदी, इनको बोलेंगे जल मितान, ये जल दीदी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। ये तो आपको पता है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम रखा गया था इसका। और छत्तीसगढ़ में क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम योग दिवस का आयोजन जो हुआ वो क्या संदेश के साथ दिया गया? हर घर आंगन योग, हर घर आंगन योग। ठीक है। तो भूपेश बघेल जी भी योग करते नजर आ रहे हैं आपको, देख लो इतने बड़े पैमाने पर आयोजन। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। मितान योजना के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल दे दिया है। बस कुछ जो चीजें हैं, विस्तार जो किया गया उसके बारे में देखो। प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में ये लागू करने का निर्णय लिया गया। मितान योजना के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश की 14 नगर निगमों में फिलहाल शुरू किया गया था।
ठीक है। अब 44 नगर पालिकाओं में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। शुरुआत की गई थी 14 नगर निगमों से। 1 मई 2022 शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक। टोल फ्री नंबर इसके लिए है 14545। योजना का लाभ अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं क्या? ये मैदान क्या है? हमर सरकार हमर द्वार, ये बड़ा अच्छे से सुना होगा, हमर सरकार हमर द्वार। मतलब सरकार के संबंध में जो भी कार्य मतलब कार्य होते हैं, सरकारी काम काज जो होते हैं, वो हम घर बैठे भी करा सकते हैं क्या? अदरवाइज क्या होता है, हम जाएंगे सरकारी ऑफिस, इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब सरकारी कामकाज जो भी है, जैसे मान लेते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हो गया, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हो गया, या नगर निगम में आपके कोई भी काम जो होते हैं, कोई भी प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ये सब नगर निगम या नगर पालिका करके देती है आपको। भूमि डाइवर्जन है, ठीक है, भूमि डाइवर्जन है। तो इस प्रकार के जितने भी कागजात वगैरह होंगे, इन संबंध में कार्य जो होगा वो घर बैठे आपको अब इस मितान योजना के तहत मिल जाएगा। कॉल करना है, उसके संबंध में आपको जानकारी वगैरह भी दी जाएगी, एक सर्विस सेंटर के तौर पे भी है, और घर बैठे ये सब काम होगा। कोई प्रमाण पत्र में अगर सुधार वगैरह भी कराना है तो उसको लेकर भी ये योजना है, सुधार वगैरह कराना है तो घर बैठे आप करवा सकते हैं। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमार सरकार हमार द्वार, ठीक। तो देखो मितान योजना के अंतर्गत पूरा आप घर बैठे मूल निवास प्रमाण पत्र, देखो जितने भी प्रमाण पत्र है वो सब लिखा हुआ है, वो सब क्या है, सुधार कार्य भी बनवा भी सकते हैं, सुधार कार्य सब करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कोई भी दस्तावेज हो उसके संबंध में है ये मितान योजना, क्लियर है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में लगाए गए आमों की प्रदर्शनी, आमों की प्रदर्शनी लगाई गई भाई 17 से 19 जून 2023 तक। पंजाब केसरी भवन, ध्यान रखें इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मत करना, पंजाब केसरी भवन है तो लभांडी में ही, वही इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के सामने पंजाब केसरी भवन है, ठीक है। वहां पर ये लगाया गया, क्या, उद्यान विभाग और प्रकृति की ओर से सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। 200 आमों की प्रजाति का यहाँ पर प्रदर्शनी लगा है। खास बात क्या था, ये जो मियाजाकी आम था ना, ये खास बात था। वैसे तो 2 आम, एक हाथी झूल आम और दूसरा मियाजाकी आम, 2 वैरायटी जो थी यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। मियाजाकी आम के बारे में देखिए, जापान का आम है, दुनिया का सबसे महंगा आम जापान का किस्म है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक आम की कीमत है लगभग 1,82,000 रुपए का आम, समझ रहे हो, एक आम का कीमत 1,82,000 अंतर्राष्ट्रीय, इतना खास है आम। इस आम के बारे में बोला जाता है कि जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो जिधर सूर्य की किरणें पड़ती है उधर का टेस्ट जो स्वाद है वो अलग, और जिधर छाया वाला होता है हिस्सा आम का, उधर स्वाद अलग, और स्वाद भी ओवरऑल एकदम अनोखा, ठीक है। जापान इस मामले में बहुत ज़्यादा बोलते हैं फेमस है कि जो भी वो फ्रूट्स उगाते हैं ना बहुत महंगे रहते हैं, तरबूज खरबूज से लेकर, यहाँ पर बोला जाता है खरबूज भी अगर पैदा किया जाता है एक स्पेशल वैरायटी का, वो खरबूज तकरीबन 2 लाख रुपए का एक पीस बिकता है, 2 लाख रुपए का एक पीस, ऐसा खरबूज करते हैं। और बहुत ही यूनिक टेक्निक से, और यूनिक मतलब बोल सकते हैं कि उसका स्वाद होता है। हालांकि इतना महंगा फ्रूट हम बोल सकते हैं कि हर कोई नहीं कर सकता, कुछ रईस लोगों के बोल सकते शौक है, बाकी फिर भी खास बात तो है। एक आम का लगभग वजन होता है 639 ग्राम और अधिकतम 900 ग्राम तक का भी होता है। तो एक आम का प्राइस इतना, और किलो के हिसाब से लेने जाओगे तो कितना मिलेगा, 2,70,000। 1 किलो में 2 आम भी नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा भी तो एक बड़ा एक थोड़ा छोटा, तो एक आम का प्राइस इतना, और 1 किलो लोगे तो 2,70,000 रुपये, तो ये बोला गया, ठीक है। ये देखो जो मैंने बताया कि जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ स्वाद अलग होता है। ये तो देख रहे हो ना, ये मियाजाकी आम है, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कमल जैसा नजर आ रहा है आम। ये प्रदर्शनी का फोटो, क्लियर। बस्तर ग्रीन मैन देख लीजिए, इनके बारे में जानिए कौन है बस्तर ग्रीन मैन है श्री दामोदर कश्यप जी। इन्होंने बहुत बड़े एरिया में पेड़ जो है वो लगाए हैं, 400 पेड़ लगाए हैं तकरीबन 600 एकड़ एरिया में, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या बोला जा रहा है, बस्तर ग्रीन मैन, बस्तर वाले क्षेत्र में कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य से लगा हुए बस्तर क्षेत्र में ना, गाँव का नाम है बाइकागुड़ा, करेक्ट। तो 600 एकड़ जमीन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेड़ भी अकेले के प्रयास से 400 पेड़ लगभग इन्होंने लगाए। बस्तर 600 एकड़ जंगल को बचाते हुए, ठीक है, बस्तर को जंगल को 600 एकड़ के जंगल को बचाते हुए, ग्रीन मैन दामोदर कश्यप, भूलना नहीं है। खनिजों से छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई, इसको ऑलरेडी हमने देखा, एक बार देख ले कितना कितना, ये बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, बाकी ये 2021-22 और 17-18 पुराना हो चुका है। हाँ सॉरी, तो ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, कितने करोड़ रुपए की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं सोचा कि भाई ये इसका डेटा है, तो इसका डेटा नहीं है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष की तुलना में अभी जो है 636 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 17-18 की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है खनिज राजस्व,
तो ये दोनों डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ की ई नीलामी से आवंटित किए गए निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक ई नीलामी के माध्यम से ही आवंटित किए गए। बालवाड़ी योजना का दूसरा चरण, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया। बालवाड़ी किसको बोलते हैं भाई? बाल वाटिका जिसको बोलते हैं भारत में, बाल वाटिका बोलते हैं भारत में, और बालवाड़ी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और जिसको हम नर्सरी के नाम से जानते हैं बाकी स्कूल्स में, नर्सरी। ठीक है, नर्सरी नाम से जानते हैं ना, नर्सरी में पढ़ते बच्चे सबसे पहले जाकर, उसके बाद केजी शुरू होता है, KG 1 KG 2 किंडरगार्टन। ठीक है ना, तो ये नर्सरी जो है, जो हम स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले जिस स्कूल में, मतलब स्कूल में जो सबसे पहले जिस कक्षा में हम बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं 3 वर्ष की आयु में, उसको नर्सरी के नाम से हम जानते थे। उसी को सरकारी स्कूल में बोला जाता है बाल वाटिका या बालवाड़ी छत्तीसगढ़ में। तो 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है। इसके पहले क्या चलता था? सरकारी स्कूलों में डायरेक्ट क्लास 1 कक्षा 1 से शुरुआत होती थी, उसके पहले हुआ करते थे आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी में आपके 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष 4 वर्ष तक के बच्चे उसमें हुआ करते थे। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी मतलब उसमें एज ग्रुप फिक्स नहीं था। लेकिन अभी बाल वाटिका शुरू किया गया या बालवाड़ी जिसको बोल रहे हैं, उसमें 3 वर्ष के बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। वो 1 साल पढ़ेंगे, फिर जाएंगे फिर आगे की क्लासेस में। तो ये इसके पहले नहीं था, डायरेक्ट आंगनबाड़ी था, जिसमें छोटे उम्र के मतलब क्लास 1 से पहले जो भी स्टडी है, 1 साल बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता था। मतलब ओवरऑल वहां पर बोल सकते कि केयर सेंटर था आंगनबाड़ी, लेकिन ये प्रॉपर कक्षा है, नर्सरी कक्षा। ठीक, पहले चरण में प्रदेश में खुले थे कितने? 5173 बालवाड़ी। इसके बारे में हमने पहले प्रीवियस करंट अफेयर की सीरीज में देख रखा था। बस्तर गोंचा महापर्व देख लीजिए, गोंचा महापर्व। अब गोंचा महापर्व आप स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति में इसका आयोजन अभी हुआ, तो इसके बारे में पढ़ना बनता है। 4 जून से 28 जून 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए अनवरत 616 वर्षों से बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। 4 जून को देव स्नान पूर्णिमा पूजा, ये पूरा भी प्रोसेस है ना, पूरी प्रक्रिया है, जो परंपरा है वो पूरी अपनाई जा रही है, वो पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गोंचा पर्व है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बस गोंचा पर्व के बारे में ये पता है कि कब से कब तक कौन से महीने में आयोजन होता है, इसका कौन से महीने में आयोजन होता है, लेकिन उसके बारे में, परंपरा के बारे में ये पूरी डिटेलिंग आपकी देखिए। 4 जून को सबसे देखो पहली प्रक्रिया अपनाई जा रही है देव स्नान पूर्णिमा, जिसको चंदन यात्रा के नाम से भी जान रहे हैं, चंदन यात्रा। पूजा विधान के साथ बस्तर गोंचा पर्व महापर्व की शुरुआत होती है। भगवान श्री जगन्नाथ अंसर काल की समाप्ति के साथ 19 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान होता है। ये दूसरी प्रक्रिया, परंपरा बोलना चाहिए, माफ करो, प्रक्रिया नहीं बोलनी चाहिए। उसके उपरांत 20 जून तीसरा, पारंपरिक बस्तर के तोप, जिसको तुपकी के नाम से जानते हैं, उसकी गर्जना के साथ श्री गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा व स्वामी के 22 विग्रहों को, ठीक है, 3 रथों पर रथारूढ़ करके, मतलब उनको वहां पर बिठाकर परिक्रमा उपरांत जनकपुरी गुड़ीचा मंडप जिसको बोलते हैं, उस पर विराजित किया जाता है। पूरी परंपरा को देख लो, इसको लिख के रख लो, स्टैटिक पोर्शन में भी काम आएगा, सिर्फ करंट अफेयर का नहीं, ऐसा भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का गुड़ीचा पर्व बस्तर में आकर गोंचा पर्व हो गया। ये गुड़ीचा पर्व के नाम से उड़ीसा में भी मनाया जाता है, बस्तर में इसको गोंचा पर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका आप इमेज देख सकते हो। इस तरीके से आयोजन, बड़ा आयोजन होता है, काफी फेमस। ठीक है, आगे बढ़ते आइए। छत्तीसगढ़ को मिली वित्तीय सहायता, किससे मिली? वर्ल्ड बैंक से। कितने करोड़ रुपए? 2460 करोड़ रुपए। ठीक है, परियोजना क्या है? छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन, जिसको चौक परियोजना के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताया भी था मैंने। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है, चौक परियोजना। छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन, चौक फुल फॉर्म, वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के उद्देश्य से, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लगभग 40,000 छात्रों को लाभ इससे मिलेगा। तो ये चाक योजना किस लिए क्लियर है क्या? इसका फुल फॉर्म भी क्लियर है। कौन चला रहा है? वर्ल्ड बैंक। छत्तीसगढ़ को इसी कारण इतनी धनराशि प्रोवाइड की उन्होंने। परियोजना से कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों को विकसित इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और संचालित करने में इतनी राशि से मदद मिलेगी।
चौक परियोजना का उद्देश्य जैसा भी देखा, सभी ग्रेडों में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फैसिलिटी है, जो स्कूल वगैरह है ना, उसको अच्छे तरीके से पहले कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। सारी फैसिलिटी जैसे बोर्ड हो गया, बैठने के टेबल चेयर, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे। टॉयलेट, पेयजल, ये सब इसको आधारभूत ढांचे के अंतर्गत है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साइंस कॉमर्स को फोकस दे रहे हैं, यही सब उद्देश्य है। सभी ग्रेडों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, और वही तो अभी देखा थोड़ी देर पहले। छात्रों का नामांकन दर भी बढ़ाया जाएगा। एनरोलमेंट गांव वाले देखा क्षेत्रों में देखा जाए तो एनरोलमेंट नामांकन जो है छात्रों का कम होता है। चैलेंज होता है अपने आप में स्कूल में भर्ती करना बच्चों को, जो बहुत ही बोल सकते हैं कि जागरूक नहीं है, जिनके पेरेंट्स किसान वगैरह हैं या मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका नामांकन करवाना भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि चैलेंज होता है। तो उसको लेकर भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा, ध्यान रखें। कोविड-19 के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई करना भी इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और छत्तीसगढ़ शासन का लोगो मिलकर काम कर रहे हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 सर्वेक्षण हुआ 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च तक। ठीक है, पूरे देश के 43 आकांक्षी जिले इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कौन से आकांक्षी जिले इसमें आपको दूसरा रैंकिंग मिलेगा? नारायणपुर को दूसरा स्थान मिला। पूरे भारत में जो नारायणपुर है उसको दूसरा स्थान मिला है जल जीवन संरक्षण में। जिलों का यह गौरवपूर्ण रैंकिंग जो है बीते 6 माह के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए दिया गया। राज्य में अब तक 25 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर, इंपॉर्टेंट ये डेटा देख सकते हो, 25 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। 50% से अधिक का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है इतना नल कनेक्शन देकर। एक पखवाड़े में 1,27,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की मतलब एक तरीके से उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के बीच बस्तर पर एक मूवी बनेगी भाई, ये देख लो। लिखा है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केरला स्टोरी। केरला स्टोरी बहुत चर्चित अभी रही वर्तमान में, मतलब कुछ समय रिसेंट में केरला स्टोरी, तो उसके मेकर्स के द्वारा बनाया जा रहा है ये मूवी बस्तर। टाइटल ही रहेगा बस्तर। पोस्टर 26 जून को लॉन्च किया गया। तो ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं इस मूवी का। रिलीज होगी लगभग ये 5 अप्रैल 2024 को मूवी बनाकर ये रिलीज होगी 5 अप्रैल 2024 को। निर्माता फेमस विपुल अमृतलाल शाह। ठीक है, निर्देशक इसके होंगे सुदीप्तो सेन। इंपॉर्टेंट ध्यान रखते चलिएगा। लास्ट मॉन्क मीडिया के सहयोग से सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। तो कौन इसमें शामिल है कंपनी इस मूवी को बनाने के लिए, उसका नाम की जानकारी है, आप देख सकते हैं। रिलीज डेट भी नीचे लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप सब ध्यान रखें। ठीक है, निर्माता को बोलते हैं प्रोड्यूसर, निर्देशक को बोलते हैं डायरेक्टर। करेक्ट। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री एन चुनाव के पहले संतुष्टि के तहत, खैर मुझे ऐसा बयान राजनीतिक नहीं देना चाहिए बट फिर भी बस ये इसलिए दिमाग में प्रश्न आता है कि एन चुनाव के पहले ऐसा क्यों, संतुष्टिकरण क्यों। ठीक है, संतुष्ट होने वाला और करने वाला वो जाने। आगे हम बढ़ते हैं। टीएस सिंहदेव जी तो ठीक है, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में है क्या? नहीं है। उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जैसा कोई भी पद संविधान में नहीं है। बस वही है कि दो अगर कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं दो स्ट्रॉन्ग, तो बन तो कोई एक ही पाएगा, तो दूसरे को क्या कर देते भैया चलो उप मुख्यमंत्री बना दो, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। कब? 28 जून 2023 कांग्रेस पार्टी की मंजूरी इसको मिली। 6 जुलाई 2023 आधिकारिक रूप से नियुक्ति सरकार राजपत्र में प्रकाशित। अभी देखो बहुत सारी चीजें लीगल वे में होती है, राजपत्र में प्रकाशित करके, भले संविधान में बढ़ना नहीं है, राजपत्र में प्रकाशित कर देते हो जाएगा। विभाग स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा, ये इनके पास था। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर, जीएसटी, ये सब इनके हाथ में विभाग अभी भी। ठीक है, ये सब विभाग अभी भी इनके पास है। ठीक है, बस इनका ओहदा बस है उप मुख्यमंत्री का हो गया। विशेष अंबिकापुर क्षेत्र के 3 बार के विधायक रह चुके, 2008, 2013, 2018। ठीक है, चलो रॉ के नए चीफ नियुक्त हुए। कौन है भैया? रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा रॉ के हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं? तो भैया जो रवि सिन्हा है ना, छत्तीसगढ़ कैडर के हैं आईएएस ऑफिसर, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं 1998 बैच के, और वर्तमान में केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है। देखो अलग अलग कैडर होता है, अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग कैडर। तो मान लेते कोई आईएएस नियुक्त होकर छत्तीसगढ़ कैडर में आया, कोई अगर ऑफिसर अच्छा काम करता है ना,
तो राज्य उसको अपने पास बुला लेती है। तो इसको बोलते हैं केंद्र, राज्य मतलब केंद्र, केंद्र सरकार अपने पास बुला लेती है, तो उसको बोल देते हैं केंद्र की प्रतिनियुक्ति। कोई भी आईएएस ऑफिसर किसी राज्य में जाकर राज्य के सरकार के अधीन काम करेगा, राज्य सरकार के अधीन काम करेगा, ध्यान रहे, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि कोई ऑफिसर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो केंद्र उसको अपने पास बुला के कोई बड़ा पद दे देती है, तो इसको बोलते हैं केंद्र की प्रतिनियुक्ति। क्योंकि कोई भी ऑफिसर किसी कैडर में जाके, भले आईएएस लोक सेवा आयोग के द्वारा चुना गया हो, राज्य सरकार के अधीन जाकर काम करता है, ये ध्यान रखे भाई। इसी कारण केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर है ये। रवि सिन्हा ध्यान रखे, रॉ के नए चीफ बने हैं। रॉ का फुल फॉर्म क्या है भैया, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ओके, रॉ। पूर्व चीफ कौन थे रॉ के? सामंत कुमार सिन्हा, करेक्ट। और ये फोटो भी आपके सामने देख लीजिए, ये देखो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, ठीक है, लिखा हुआ है। अमित अग्रवाल, ये कौन है भाई? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI, जो आधार कार्ड जारी करता है, जो संस्था आधार कार्ड जारी करता है, UIDAI, एक विशिष्ट प्रमाण पहचान पत्र जो जारी करता है उसको हम जानते हैं UIDAI। जब आधार का ऐसा आप लोगों देखते हो अपने आधार कार्ड में, उसके नीचे ये भी लिखा रहता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट, जिसको बोलते हैं UIDAI। तो इस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्या बने? कार्यकारी अधिकारी, CEO अमित अग्रवाल, क्लियर है। छत्तीसगढ़ से संबंध कैसा है इनका? छत्तीसगढ़ कैडर के ये भी IAS अधिकारी 1993 बैच के, करेक्ट है, तो ये उनका फोटो है। और इस UIDAI के आपके पूर्व CEO है सौरभ गर्ग, पूर्व, इसके पहले के, तो एडिशनल फैक्ट भी ध्यान रखते चले भैया। UIDAI क्या है, इसके संबंध में आप ये पूरा डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है, सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक मतलब संविधान में नहीं था, बाद में विधि के माध्यम से, मतलब लॉ पास करके बनाया गया। स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना, देखो कौन इसकी स्थापना की, ये भी महत्व, कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की, ठीक है। 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। UIDAI जो है स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विशिष्ट पहचान पत्र संख्या जारी करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि UID के द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके, उसे सरलता से किफायती लागत में लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। आधार प्रोवाइड करवा रही है, आधार नंबर, खत्म, ठीक है। अभी आधार क्या है भैया? आपका पहचान पत्र है सबसे बड़ा, पूरे भारत में सबसे बड़ा पहचान पत्र आपका आधार ही है, हर चीज़ से लिंक करना है, हर चीज़ में जरूरी है। 31 मार्च 21 तक की स्थिति के अनुसार, इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान में रख लें, 128.99 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इतने आधार नंबर, मतलब इतने लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है। विद्या रतन भसीन जी है, इनकी मृत्यु हो गई, वर्तमान में देहावसान हो गया। ये कौन है? विधायक, विधानसभा क्षेत्र था इनका वैशाली नगर दुर्ग, छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। हाल ही में विद्या रतन भसीन जी का निधन हुआ, ठीक है। एक और निधन हमको देखने को मिला, काफी दुखद बोल सकते हैं एक घटना थी। इनको आप जानते होंगे, ये एक यूट्यूबर थे, बुरा लगता है ये करके, इनका वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इनको ख्याति मिल चुकी थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने मिलकर काम किया था। राष्ट्रीय किसी, मतलब एक वेब सीरीज़ आई थी ढिंढोरा भुवन बाम की, उसमें भी इनको काम करने का मौका मिला था एक बार भुवन बाम के साथ। तो देवराज पटेल इनका नाम है, इनका देहावसान हो गया, काफ़ी दुखद घटना पता चली जून में, ठीक है। कॉमेडियन और यूट्यूबर थे ये। दिल से बुरा लगता है, अभी मुझे दिल से बुरा लगता है करके ये फेमस हुए थे, उनका एक बोल सकते हैं कि पिच लाइन था, ठीक है। देवराज पटेल मूल रूप से महासमुंद जिले के दावपाली गांव के निवासी थे। सड़क हादसे में इनकी दुखद रूप से मृत्यु हो गई, निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने रीपा उत्पादों की बिक्री के लिए चैट बोर्ड का शुभारंभ किया। चैट बोर्ड क्या होता है भाई? AI सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम होता है, ठीक है। चैट बोट, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा। 1 जून 2023 को ये शुभारंभ किया गया। अब रीपा क्या होता है? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क, करेक्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैट बोर्ड का शुभारंभ किया। चैट बोर्ड को आत्मिक भारत वर्टेक्स सूट द्वारा निर्माण और फसल बाजार के माध्यम से जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया है। चैट बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के जो भी उद्यमी है अपने उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट को लेकर हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है, जंगलों में हाथी की मूवमेंट मॉनिटरिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ एक एआई आधारित बोल सकते हैं कि ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप होगा, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। तो ऐसे क्षेत्रों में जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है ना, जहाँ पर कभी भी हाथी वगैरह अटैक कर देते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से जिसका नंबर रजिस्टर रहेगा, अगर हाथी का दल वहाँ पर आ रहा है तो उनके मैसेज मोबाइल पे ना कॉल या बोल सकते हैं कि मैसेज वगैरह चला जाएगा, सायरन वगैरह बजना, मतलब मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा, कॉल आ जाएगा कि भैया हाथी का दल आने वाला है, सचेत हो जाइए। तो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं हाथी प्रभावित क्षेत्र के लिए एक बड़ा एक स्टेप है ये एप्लीकेशन जो है। ठीक है, तो हाथी के कोई भी दल है उसको ट्रैक वगैरह कैसे ट्रैक कर लेंगे, ये ऐप कर लेगा और अलर्ट भेजा जाएगा एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल, इस तरीके से जाएगा। रजिस्टर करना जरूरी है इसमें नंबर, करेक्ट। उद्योग मंत्री चेंद्रू मंडावी द टाइगर बॉय की प्रतिमा का अनावरण किया गया ग्राम पंचायत गढ़ बेंगाल, जिला मुख्यालय नारायणपुर में। ठीक है, ये चेंद्रू टाइगर बॉय को तो आप जानते ही होंगे, तो उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, तो इसको आप देख लें एक बार। ठीक है, स्वीडन के फिल्म निर्देशक अर्ने सक्स हॉफ द्वारा चेंद्रू और बाघ की दोस्ती पर एक फिल्म भी बनाई गई, द जंगल सागा, 1997 में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था। फिल्म में चेंद्रू मंडावी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई, फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में, तो इसको देख लीजिए। बस्तर में पहला रॉक गार्डन, बहुत महत्वपूर्ण है, पहला रॉक गार्डन, पत्थर मतलब पत्थरों के बोल सकते कलाकृतियों को रखा कर वहां पर बनाया जाएगा, रॉक गार्डन बोल रहे हैं। कहाँ? चिटमिट्टिन मंदिर, रामाराम की पहाड़ी, सुकमा जिला। श्री राम वनगमन पथ से जुड़कर पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। राम वनगमन पथ में सम्मिलित सुकमा जिले के रामाराम की पहाड़ी पर जिला प्रशासन ने 6,500 स्क्वायर मीटर में रॉक गार्डन का निर्माण किया। दीवारों पर पत्थर आर्टिफिशियल स्कल्पचर से मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को उकेरा जाएगा। वनवास काल के दौरान भगवान राम रामाराम में ठहरे हुए थे, ये आप जानते हैं। राम वनगमन पथ के अंतर्गत जो प्रथम चरण पे 9 स्थलों को, रामायणकालीन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, उसमें रामाराम भी आता है सुकमा का। और यहाँ माता चिटमिट्टिन की पूजा अर्चना भी की थी, और इसके चलते यहाँ प्रसिद्ध चिटमिट्टिन माता मंदिर का निर्माण भी कई 100 साल पहले किया जा चुका है। ठीक है, तो रॉक गार्डन में गुफा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहाँ भगवान राम की जीवनी को तस्वीरों में दिखाया गया है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसको आराम से एक बार देख सकते हैं, आपको फोटो दिखा देते हो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप देख लीजिए रॉक गार्डन सुकमा रामाराम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक तरीके से पर्यटन स्थल के तौर पे भी होगा, रामायणकालीन स्थल के तौर पे भी होगा। ओके, चलिए। राष्ट्रीय खेल, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीता पदक। प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 9 से 12 जून उड़ीसा के बस्तर में आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखें तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 8 कांस्य मिलाकर कुल 15 पदक जीते। प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ और झारखंड के विमेंस फुटबॉल टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम झारखंड को टाई ब्रेकर में 2-0 से हरा दिया। टाई ब्रेकर मतलब एक तरीके से जैसे पेनल्टी नहीं, बराबर बराबर गोल करते हैं, जैसे फुटबॉल की बात करें तो उसके बाद फिर पेनल्टी शूट आउट होता है वैसे। ठीक है, गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? फुटबॉल टीम। ठीक है ना, तो वो टाई ब्रेक बोल में पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से। अन्य देख लीजिए, जून में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया नंद कुमार साय जी। इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ये आए, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए, उनको बना दिया गया क्या? औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष। दामिनी मोबाइल ऐप किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के इनिशिएटिव पूरे देश में चर्चा में है। आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु कि कहां पर बिजली गिरने वाली है, इसका मैसेज आता है आजकल मोबाइल पे। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा ये लॉन्च किया गया। राज्य शासन की सुघ्घर पड़वैया योजना के अंतर्गत बालोद जिले के पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है, सुघ्घर पड़वैया योजना। और हमारे द्वारा जो कोर्स चलाया जाता है वो क्या है? सुघ्घर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज। ठीक है, चलो, तो ये था मई और जून का मिलाकर करंट अफेयर। होप आप अच्छे से इसे कवर कर पाएँ। थोड़ा जल्दी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको ये डिफिकल्टी होती। अब वीडियो को 2-3 बार, जितने बार भी देख लीजिए। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट चीज़, पीडीएफ आपको हम अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा देंगे। फ्री कंटेंट वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, 3 बार आपके ऐप के लेफ्ट साइड में होता है, उसको क्लिक करेंगे, आपको दिखाएगा फ्री स्टडी मटेरियल। उस फ्री स्टडी मटेरियल में मंडे को आपको पूरा जून तक का
PDF करंट अफेयर का प्रोवाइड करवा देंगे। आज़ाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।